हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेटलर्जी में डिस्कस किया था मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। ठीक है, तो हम फिजिकल मेथड पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या ऑयल फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या इसको ऑयल फ्लोटेशन प्रोसेस भी हम बोलते हैं। तो जो भी फिजिकल मेथड है उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उसमें देखो नाम से पता चल रहा है कि फ्रोथ है का मतलब झाग बनेंगे, है ना। फ्रोथ है वो फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें फ्रोथ बनते हैं और फ्रोथ बनते कैसे है, उनका क्या रीजन होता है उसको भी हम देखेंगे। इससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो कौन से टाइप के और के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो ओनली एंड ओनली यूज होता है सल्फाइड और के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? सल्फाइड और के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये है, तो ओनली यूज्ड फॉर सल्फाइड और। ओनली यूज्ड फॉर सल्फाइड और। तो बेसिकली सल्फाइड और के लिए इसलिए यूज होता है क्योंकि जो सल्फाइड और है ना, ठीक है, वो ऑयल की प्रेजेंस, ऑयल के साथ फ्रोथ बना लेते हैं। ठीक है, और वो फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए सल्फाइड और के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, वो प्रिंसिपल क्या है देखो। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो है वेटिंग का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो और होता है, ठीक है, उसको वेट करता है आपका ऑयल, जो हम ऑयल डालते हैं। ठीक है, और इम्प्योरिटी है उसको वेट करेगा वाटर। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटी ऑफ वेटिंग क्वालिटी ऑफ और एंड इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज जो और है, दोनों की जो वेटिंग जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। जो इम्प्योरिटी होती है वो वाटर के साथ वेट होती है, और जो और होता है वो ऑयल के साथ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑयल भी ऐड करेंगे और वाटर तो हमें डालना ही डालना है। ठीक है, तो और है उसको कौन गीला करेगा? ऑयल। ठीक है ना। और जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो होगी वेटेबल बाई वाटर। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होता है, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे बनाना तो थोड़ा सा अच्छी समझ में नहीं आएगा। तो देखो डायग्राम क्या होता है, फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये एजिटेटर होता है। ठीक है, एजिटेटर का मतलब जो मिक्स करता है। ठीक है, मिक्सर को क्या करेगा? मिक्स करेगा, कांस्टेंट स्टायरिंग करेगा। तो इस एजिटेटर के अंदर से कुछ कंप्रेस्ड एयर भी आती है, बिल्कुल ठीक हाई प्रेशर के ऊपर। ठीक है, वो एयर इधर रिलीज होती है ना। और इसके अंदर हम मिलाते हैं अपना पाउडर और मिलाएंगे एक कप। ठीक है, जो भी सल्फाइड और है उसका पाउडर बना के इसमें डाल दो, प्लस वाटर डाल दो। इसके अलावा और यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी वो देखते हैं। देखो, एक तो यहाँ पे आपको ऑयल यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो ओर है, ठीक है, उसको जो वेट करेगा वो ऑयल करेगा। ठीक है, ऑयल ही क्या बनाएंगे? फ्रोथ बनाएंगे, है ना। तो जो फ्रोथिंग एजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या क्या होंगे? एक तो पाइन ऑयल, ठीक है, और फैटी एसिड। आप कोई और फैटी एसिड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपको फ्रोथिंग एजेंट ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे पाइन ऑयल यूज कर सकते हो या कोई और आप फैटी एसिड ले सकते हो।
ठीक है, जो ऑयल की तरह काम करेगा बिल्कुल, ठीक है, जिसमें वैसी प्रॉपर्टीज हो। उसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्टर्स। कलेक्टर्स का मतलब क्या, मतलब क्या काम होता है? कलेक्टर्स क्या करता है, और को एक्टिवेट करता है ना, फ्रोथ बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, जैसे ऑयल है ना, ऑयल है, वो और के चारों ओर क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, ठीक है, तो उसको ये एक्टिवेट है, वो आपका कलेक्टर करता है। तो कलेक्टर यहाँ पे एक केमिकल है जिसका नाम पोटेशियम इथाइल जेनथेट्स है, ठीक है। हाँ, जेनथेट्स भी बोल सकते हो आप, है ना, फुल है पोटेशियम इथाइल जेनथेट्स, कई बार आपको जेनथेट भी मिल सकता है एनसीईआरटी में। तो पोटेशियम इथाइल जेनथेट है, यहाँ पे एक कलेक्टर की तरह यूज करेगा। अब आपने फ्रोथ बना तो ली है, मतलब फ्रोथ बन गया, आपके फ्रोथ के साथ है वो और आ गया, ठीक है, पर वो फ्रोथ स्टेबल भी तो होना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी है आप फ्रोथ बना और 30 सेकंड के अंदर तो फ्रोथ गायब हो गया दोबारा, बेसिकली, ठीक है। तो फ्रोथ में क्या होती है, कम से कम एयर बबल होते हैं, है ना, तो साथ में हमारा यहाँ ऑयल ही रहेगा कुल मिला के। तो फ्रोथ को मुझे स्टेबल भी करना है, ताकि फ्रोथ है वो लॉन्ग टाइम के लिए बना रहे, और आपका और है वो फ्रोथ के साथ आ जाए, ठीक है। इसके लिए हमें फ्रोथ स्टेबलाइजर ऐड करने पड़ेंगे। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करते हैं, फ्रोथ को स्टेबल करने का काम करते हैं। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर के एग्जाम्पल में केमिकल है, फिनॉल यूज कर सकते हो आप, क्रिसोल यूज कर सकते हो आप, एनिलीन यूज कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी आप फोर्थ स्टेबलाइजर है वो यूज कर सकते हो, फिनोल, क्रिसोल और एनिलीन, ठीक है। तो क्या क्या ऐड करना है इस कंटेनर के अंदर आपको, है ना, दोबारा समराइज करूं तो आपको यहाँ ऐड करने पड़ेगा, एक तो मिनरल, है ना, जो अपना ओर है, ठीक है, उसका पाउडर फॉर्म। उसके बाद उसमें पाइन ऑयल है, ठीक है, ये फ्रोथिंग एजेंट होगा। जेनथेट है, ये कलेक्टर होगा, है ना। और साथ में फ्रोथ को स्टेबल करने के लिए फ्रोथ स्टेबलाइजर लाइक फिनोल, क्रिसोल, एनिलीन, ये सारे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। इधर से कंप्रेस्ड एयर आएगी, ठीक है, उसके कारण यहाँ पे बबल्स जनरेट होंगे और फ्रोथ बनेंगे, झाग बनेंगे, ठीक है। तो जो झाग के साथ आपका जो ओर है ना, वो इस तरह से सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी जो जहाग बने वो ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है, और उनके साथ और आ जाएगा, ठीक है, फ्रोथ के साथ। और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे वाटर के द्वारा वेट हो जाएगी, वो नीचे रहेगी, ठीक है। और आपका जो और है वो ऑलमोस्ट है वो ऊपर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से झाग को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, हाँ जी। और झाग को रिमूव करके इन झाग को करेंगे ड्राई, है ना, इन फ्रोथ को हम ड्राई कर लेंगे। तो ड्राई करेंगे ना, तो आपका और है वो तो रह जाएगा, और जो वाटर वेपर है या झाग के अंदर और भी चीजें हैं वो सारी चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले तो इस पे ये क्वेश्चन आता है कि फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो कौन से और के लिए यूज होता है, तो ये सल्फाइड और के लिए यूज होता है। फिर इसका जो प्रिंसिपल होता है जो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, ठीक है, वो वो क्या होता है। तो प्रिंसिपल ये होता है कि जो और होता है उसको वेट करता है आपका ऑयल, और इम्प्योरिटी को वेट करता है वाटर, ठीक है। तो इसमें फ्रोथ बनाने के लिए हमें एक तो ऑयल डालना पड़ेगा, पाइन ऑयल है ना, पाइन ऑयल है, या आप कोई फैटी एसिड डाल दो, ये ऑयल डाल लेंगे जिससे फ्रोथ बनेंगे। और कलेक्टर क्या करेगा, और को फ्रोथ की तरफ एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो वो कलेक्टर होता है इथाइल जेनथेट, ठीक है, पोटेशियम इथाइल जेनथेट। और साथ में हमें स्टेबलाइजर भी ऐड करना पड़ेगा जो फ्रोथ को स्टेबल करते हैं, दैट इज द फिनोल है या क्रिसोल है या एनिलीन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जो फ्रोथ है वो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। फ्रोथ क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और फ्रोथ के साथ अपना जो ओवर है वो ऊपर आ जाएगा सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो सारे सारे फ्रोथ को आप क्या कर लो, रिमूव कर लो, ठीक है। और फ्रोथ को हम क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। तो ड्राई करने के बाद आपका और आपको मिल ही जाएगा। और इम्प्योरिटी तो वाटर से वेट हो रही है, इम्प्योरिटी तो नीचे रह जाएगी, ठीक है। इम्प्योरिटी तो कहाँ हो रही है, वाटर इसको वेट कर रहा है, तो जो भी इम्प्योरिटी है वो क्या रहेगी, नीचे रह जाएगी, ठीक है। प्रेशर का यूज ये है ना, मतलब क्या होता है, जो एयर होती है, ठीक है, वो हाई प्रेशर पे यदि एयर आएगी ना, वो जल्दी जल्दी इन ये जो बना हुआ ना, ये बिल्कुल इसको ट्यूबर्स हम बोलते हैं, उनसे निकलेगी एयर। जैसे एयर निकलेगी ना तो वो बबल्स क्रिएट करेगी, ठीक है। बबल्स बनेंगे तभी तो फ्रोथ बनेंगे साथ में, ठीक है, एयर बबल भी तो होने चाहिए ना। तो एयर बबल जितने ज्यादा बनेंगे उतना ही आपका और है वो फ्रोथ के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे जो एयर आएगी वो बबल्स का फॉर्मेशन है वो ज्यादा करेगी। तो ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें एक दो चीजें और है। और इसकी डिस्कवरी एक वासर वुमेन ने की थी, ठीक है।
हाँ, तो ये सल्फाइड और के लिए यूज होता है। अब आ रही है आवाज, क्लियर है? कितना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखो, इसी फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस में कई बार क्या होता है बेसिकली, जैसे सपोज आपके पास दो सल्फाइड और है आपके पास, है ना? एक आपका पीबीएस प्रेजेंट है, एक जेडएनएस प्रेजेंट है, दो सल्फाइड और प्रेजेंट है, प्लस इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज है, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक ही सल्फाइड और चाहिए, मतलब आपको दोनों तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमें तो या तो जेडएनएस चाहिए या पीबीएस चाहिए, ठीक है। तो एक ही सल्फाइड और यदि हमें चाहिए तो हम डिफरेंशियल फ्लोटेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। मतलब प्रोसेस तो सेम ही है और कुछ नहीं है, एक केमिकल और आपको एक ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो यदि आपको मोर देन वन यदि सल्फाइड और प्रेजेंट हो और आपका डिजायर्ड जो सल्फाइड और है वो एक ही है, तब हम जो यूज करते हैं प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फ्लोटेशन प्रोसेस। डिफरेंशियल फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसका मतलब इसमें हम क्या करते हैं, यदि हमें चाहिए सिर्फ एंड सिर्फ पीबीएस चाहिए मान लो, ठीक है, आपको चाहिए पीबीएस, ओके। तो अब हमें फ्रोथ के साथ सिर्फ पीबीएस को लेके आना है, मतलब जेडएनएस तो हमें चाहिए ही नहीं, तो जेडएनएस को तो हमें फ्रोथ के साथ लेके आना ही नहीं है, सिर्फ मुझे पीबीएस को ही लेके आना है फ्रोथ के साथ, है ना? क्योंकि जो फ्रोथ के साथ आएगा उसी को तो हम ड्राई करके, है ना, एज ए सल्फाइड और यूज करने वाले हैं, तो मुझे जेडएनएस चाहिए ही नहीं। अब यदि आपको जेडएनएस नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली करोगे सेम जैसे मैंने अभी भी बताया था, तब तो आपका जेडएनएस भी आएगा और पीबीएस भी आएगा फ्रोथ के साथ, है ना? तो प्रॉब्लम है। तो हमें एक को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है, एक की एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना? ऐसा कुछ करे कि जिससे एक सल्फाइड और का फ्रोथ के साथ कोई कनेक्शन ही ना हो, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिप्रेसेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिप्रेसेंट। It's 15 a.m. So what are the notifications? Here are the notifications. तो डिप्रेसेंट क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा एक सल्फाइड और को, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिप्रेसेंट जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं NaCN। क्या यूज करेंगे? NaCN या कैसियन, जो भी आप यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि डिप्रेसेंट क्या करेगा, जेडएनएस के साथ कर जाएगा रिएक्शन, ठीक है। जेडएनएस के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन। तो फिर क्या करे, तो क्लियर नहीं है, तो फिर कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ, बाकी लोगों के पास क्लियर आ रही है आवाज? कईयों के पास तो आ रही है। हाँ, सब बाकियों को आ रही है, एक आध दो के पास नहीं आ रही होगी। एयरटेल का चलाएगा नेट, इसमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा। एकेडमी खुलेगी, आपको मैसेज आया है एकेडमी खुलने का?
आपको मैसेज नहीं आया तो अभी तक मैसेज नहीं आया तो कैसे खुलेगी आप बताओ। कल से क्लास चालू है वापस ऑनलाइन 5-6 दिनों के लिए। हाँ तो रेडी हो जाना, कल अब्सेंट कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भी, सारे प्रेजेंट रहो और कल से। तो डिफरेंशिएंट है वो यहाँ पे NaCN होगा। देखते हैं ना, मतलब कल आवाज वो एयरटेल का रिचार्ज करवा लेते हैं। जो डिप्रेसेंट है वो NaCN होगा, तो NaCN क्या करेगा, ZnS के साथ रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, जिंक की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो ZnCN का होल 4, ठीक है, Na2। तो Na2 ZnCN का होल 4 बन जाएगा, ठीक है, प्लस जो भी साइड आपका Na2S और बन जाएगा, है ना। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब ये कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल हो जाएगा तो ये क्या होगा, वाटर के साथ चला जाएगा, ठीक है, और PbS है वो आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फ्रोथ के साथ। तो डिफ्रेसेंट है, उसका क्या यूज होता है, डिफ्रेसेंट क्या करेगा, एक सल्फाइड और को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब वो ZnS के साथ ही रिएक्शन करेगा आपका डिफ्रेसेंट, PbS के साथ नहीं करेगा, क्योंकि PbS है वो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या है उसकी, कम है, आपने पढ़ा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो CN नेगेटिव के साथ आपका ZnS तो क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बना के क्या हो जाता है, सोल्यूबल। और PbS होता है वो फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो PbS अलग हो जाएगा, फिर आपको ZnS को भी रिमूव करना है, तो दूसरी बार फ्रोथ फ्लोटेशन करा दो नॉर्मल, ठीक है, जो बचा हुआ आपका रेजिड्यू है ना, तो आपका ZnS भी आ जाएगा बाद में, ठीक है। डिफरेंशिएंट को हम हटा देंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, चलो। तो ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको एक चीज, एक तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एजेंट हम डालते हैं। तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ्रोथ बनने हैं तो हम फ्रोथिंग एजेंट, ऑयल है, पाइन ऑयल है, ठीक है, फैटी एसिड है, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो फ्रोथ को स्टेबल करने के लिए डालते हैं इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट लाइक एनिलीन है, क्रिसोल है, ठीक है, ये सब डालते हैं, फिनॉल है। और जो एक्टिवेटर होता है यहाँ पे, ठीक है, कलेक्टर होता है, सॉरी, वो होता है जेंथेट, पोटेशियम मिथाइल जेंथेट, ठीक है। और कई बार आपको मतलब दो सल्फाइड और प्रेजेंट है, मोर देन वन, ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही सल्फाइड और को सेपरेट करना है। यदि हमें एक ही सल्फाइड और को सेपरेट करना है तो हम डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करेंगे, जिसमें हम सॉल्वेंट डालेंगे NaCN। तो NaCN को जैसे डालेंगे तो NaCN है वो ZnS के साथ तो बना लेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिंक Zn+2 की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना। जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, हम जानते हैं। तो Na2 ZnCN का होल 4 कॉम्प्लेक्स बन जाए, और कॉम्प्लेक्स बन जाए हो जाएगा सोल्यूबल, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, वाटर के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये ऑयल के साथ वेट होगा नहीं, ठीक है। और ऑयल के साथ सिर्फ वेट होगा आपका PbS, और PbS है वो फ्रोथ के साथ है वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और बाद में हम क्या कर लेंगे, फ्रोथ को क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। हाँ जी बोलो, इसमें कोई डाउट है तो किसी को। ठीक है, खुद खुद भी पढ़ोगे ना तभी आपके कुछ दिमाग में बैठेगा, ठीक है। हाँ, खुद भी पढ़ना, और आज ही पढ़ना है, मैं कल पूछने वाला भी हूँ, ठीक है, बिल्कुल ढिलाई नहीं है। कल जितने जितना जो जो पढ़ा दिया मेटलर्जी का, क्योंकि ये बाद में पढ़ोगे तो ये याद ही नहीं होगा, फिर आप बोलोगे ये तो हमें याद ही नहीं हो रहा चैप्टर, तो साथ साथ में करते जाओ, ठीक है। हाँ, बस यही इसका तरीका है और कुछ नहीं। कल मैं पूछने वाला भी हूँ। इसके अलावा देखो, ये सब चीजें तो NCERT में गिवन है, एक है ना आउट ऑफ NCERT में भी चीज मैं आपको बता देता हूँ, कई बार आ जाती है बट आती नहीं है ना। JDL में गिवन है, एक एक्टिवेटर भी कई बार है ना, मतलब उसका भी कई बार यूज होता है, एक्टिवेटर, ठीक है। ये क्या चीज होती है, देखो एक्टिवेटर, एक्टिवेटर क्या करते हैं, कुछ ऐसे सल्फाइड और होते हैं जिनका जो
फ्लोट होने की जो टेंडेंसी है वो कम होती है ना। तो उनके फ्लोट होने की टेंडेंसी को वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं ना। एक्टिवेटर क्या करते हैं, इम्प्रूव इम्प्रूव फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन और, ठीक है। एक्टिवेटर का एक एग्जांपल है CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो जेडएनएस की जो फ्लोटिंग टेंडेंसी होती है वो CUS की कंपेरेटिवली बहुत कम होती है, ठीक है। हम जेडएनएस और CUS की बात करें तो उसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी को इम्प्रूव करता है आपका CuSO4, ठीक है। तो ये क्या करता है देखो, जेडएनएस के साथ ऐसे रिएक्ट कर जाता है CuSO4। तो ये जेडएनएस मान लो और है, उसके चारों तरफ एक कोटिंग डेवलप कर देता है, ठीक है, किसकी, CUS की। तो यहाँ पे CUS की क्या हो जाती है, कोटिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे इसकी फ्लोटिंग जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इंप्रूव हो जाती है। आपका जेडएनएस और CUS में सबसे ज्यादा जो फ्लोट करता है वो करता है CUS, है ना। तो जेडएनएस की फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए हम CuSO4 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो CuSO4 क्या कर देता है, इसके चारों तरफ कोटिंग का फॉर्मेशन कर देता है, और ये कोटिंग के कारण इसकी जो फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इससे फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ CuSO4 एक एक्टिवेटर की तरह यूज होता है। ऑल्दो इसका कोई यूज है नहीं, मतलब फिर भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा ही है आपके लिए, ठीक है। जितनी चीजें एनसीईआरटी में है मोस्टली मेटलर्जी में अब तक वही चीजें आई है, ठीक है, इससे बाहर कुछ आया नहीं है। तो आप उसी पे फोकस करें, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ये है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में तीन टाइप के मेथड पढ़े थे हमने, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, और लेविगेशन भी बोलते हैं उसको, ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। दूसरा हमने मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा था, और थर्ड हमारा है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल मेथड्स को। किसको डिस्कस करेंगे, केमिकल मेथड्स। अब जो भी केमिकल मेथड है देखो उनमें आपको रिएक्शन को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझ के उस प्रोसेस को आप याद कर सकते हो, अदरवाइज याद होना कई बार है ना, मतलब याद ही नहीं रहती, मेमोराइज नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे सोचना है कि केमिकल प्रोसेस में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। अब हमें लीचिंग पढ़ने वाले हैं तो आप सिर्फ हिंट फॉर्म में ही याद करें, बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको है ना मतलब पूरा लिखने के लिए आएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बेटर है कि आप हिंट फॉर्म में याद करो यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं केमिकल मेथड्स, ठीक है। कैसे करते हैं केमिकल मेथड्स में, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में एक मेथड आपको गिवन है हमारे सिलेबस में, एक ही मेथड है जिसका नाम है लीचिंग। क्या है, लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है लीचिंग में, देखो लीचिंग प्रोसेस है किसी का भी कराओ, आप किसी भी और का कराओ, ठीक है, चाहे वो आप बॉक्साइट का कराओ या गोल्ड का कराओ, ठीक है, किसी की भी और का लीचिंग कराओ, आपको एक केमिकल सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है। यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, केमिकल सॉल्वेंट, ठीक है। तो लीचिंग सब में एक चीज सॉल्वेंट, एक सुटेबल सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, केमिकल सॉल्वेंट, ठीक है। और उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है। तो कैसे होती है देखो लीचिंग, हम पढ़ने वाले हैं बॉक्साइट की लीचिंग, ठीक है। हाँ, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना निकालेंगे बॉक्साइट से, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट मैंने आपको बताया था Al2O3.2s2 होता है, ओके। और एल्यूमिना आपको पता है Al2O3 होता है, ठीक है। अब बॉक्साइट से आपको एल्यूमिनियम निकालना, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली एल्यूमिनियम निकाल जाए, बहुत सारे आपको प्रोसेस करवाने पड़ेंगे तब जाके आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कैसे मिलता है,
वो तो हमें बाद की बात है, पहले एल्यूमिना को तो निकाल लो प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो बॉक्साइट के अंदर होगी इम्प्योरिटीज, ठीक है। बॉक्साइट के अंदर जो मेजर इम्प्योरिटी होती है वो आयरन के ऑक्साइड की होती है, टाइटेनियम के ऑक्साइड की होती है, सिलिका की होती है। ये सारी इम्प्योरिटीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमें लीचिंग प्रोसेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल्यूमिना बॉक्साइट की लीचिंग पढ़ने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप में प्रोसेस होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम सॉल्वेंट डालते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका पाउडर्ड बॉक्साइड हो रहा है उसके अंदर आपको सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो NaOH होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं, है ना, क्योंकि एल्यूमी जो आपका बॉक्साइट है ना उसकी नेचर एक तरह से क्या है, एम्फोटेरिक नेचर होती है कुल मिला के, ठीक है। तो हमें उस टाइप का एज ए कोई सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा जो NaOH के अंदर, मतलब आपको पता है एल्यूमिनियम होता है वो NaOH के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इतनी तो हमने 13 ग्रुप में पढ़ा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Al2O3 है वो NaOH के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। फिर इस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रलाइज करवाते हैं, ठीक है। किस तरह से रिएक्शन, स्टेप होता है, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन या डाइजेशन। तो इस प्रोसेस में हम स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं बॉक्साइट के अंदर। तो बॉक्साइट अपना Al2O3, है ना, ठीक है। .2H2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी लिखो तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बॉक्साइट है। अब यहाँ पे देखो, आप कोफिशिएंट रटोगे, ऐसे ऐसे सोचोगे तो ये याद होने वाली है नहीं, सीधा सीधा याद करो। यहाँ पे इम्प्यूरिटीज होती है क्या क्या, बॉक्साइट के अंदर impurities होती है वो, एक तो आयरन ऑक्साइड की इम्प्यूरिटी होती है, एक टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्यूरिटी होती है, एक सिलिका परसेंट होती है। इम्प्यूरिटी को भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस एक बार आपको बताने के लिए। तो ये इम्प्यूरिटीज इसमें प्रेजेंट होती है। आपको मिलाना है इसमें सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है हमारा NaOH, ओके। तो आप सॉल्वेंट मिलाओगे के अंदर तो होगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, 2NaOH का होल 4, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। प्लस इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटीज सबसे पहले तो बनता है, सबको पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है Al2O3 और NaOH है, एल्यूमिनियम वो डिजोल्व होता है NaOH के अंदर, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो उस हिसाब से आपको NaOH यहाँ पे यूज पड़ेगा, और NaAlOH का होल 4 ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रलाइजेशन करवाना पड़ेगा। अब मुझे एल्यूमिना एल्यूमिना निकालना है कुल मिला के, ठीक है। तो ये जो NaAlOH, आवाज नहीं आ रही क्या, अभी आ रही है, नाउ। चलो ठीक है, मैं रिचार्ज करवाता हूँ, ओके। एयरटेल वाले, 1 मिनट रुक जाओ आप। अभी देखो, अभी थोड़ी देर में आती है। तो रफ अब सोर्स चेंज कर लिया हमने। सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप, हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि जियो का यहाँ पे अच्छे से नहीं चलता ना, वही बात है। तो सॉल्वेंट ऐड करेंगे हम NaOH। तो NaOH क्या करेगा, Al2O3 के साथ बना लेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और NaAlOH का होल 4 हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक तरह से क्या है, इसकी जो नेचर है वो कुल मिला के क्या है, मतलब
बेसिक दिख रहा है आपको ना, एम्फोटेरिक होता है वैसे तो AlOH का होल पोल टाइप का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन। हम किसी एसिडिक चीज के साथ इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे NaAlOH का होल पोल। अब न्यूट्रलाइजेशन आप एनसीईआरटी ने तो किसके साथ रिएक्शन करवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर होती है वो एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। तो आप इसके साथ रिएक्शन करा लो। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस है कि एक्वस के अंदर क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हो, कार्बोनिक एसिड है। हाँ, इसके अलावा आप कई और जगह देखोगे तो यहाँ पे H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करवाया है, एक ही बात है, फर्क कुछ भी नहीं है, कि वही कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही होगा। और ये भी सेम क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही है, ठीक है। कुल मिला के तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये एनसीईआरटी के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे बनेगा आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिना Al2O3.XS2O प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। या आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आपको पता है AlOH का होल तरह से व्हाइट पीपीटी होती है, आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। या अब इसको आप हीट करोगे तो आपको एल्यूमिना मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल तो जाएगा आपको एल्यूमिना, चाहे कोई भी प्रोसेस कराओ है ना, एल्यूमिना आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोसेस है। सेकंड में क्या करते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन कैसे कराएंगे हम, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। तो आपको हाइड्रेटेड एल्यूमिना मिलेगा। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं और फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाती है, ठीक है, साथ में, और आपको एल्यूमिना होता है अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन या ड्राइंग। फिल्ट्रेशन या ड्राइंग, एंड ड्राइंग प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे सबसे पहले तो Al2O3 का .XS2 को पहले फिल्टर कर लो, उसके बाद हीट कर लो, ठीक है। फिल्टर में कुछ तो हीट करने पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो एल्यूमिना तो आपको हो जाता है अलग, और वाटर वेपर है वो ऊपर उड़ के चली जाती है। तो अभी तक मुझे एल्यूमिना ही मिला है, किससे, बॉक्साइट से, ठीक है। अभी इस एल्यूमिना से मुझे एल्यूमिनियम भी ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम है वो एक तरह से मोर रिएक्टिव मेटल के अंदर आता है कुल मिला के, है ना। जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है, एस ब्लॉक की है या एल्यूमिनियम है, इनका आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रिडक्शन करना पड़ेगा, जिसमें हम एनोड कैथोड यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम आगे पढ़ने वाले, फिलहाल नहीं पढ़ने वाले। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होल हेराल्ड प्रोसेस, है ना, आगे आने वाला है, अभी आप याद रखिए इस चीज को, है ना, कि एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम निकालेंगे तो हमें होल हेराल्ड प्रोसेस नाम का जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये है बॉक्साइट की लिचिंग, ठीक है। तो ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यदि बोर्ड में आपका मेटलर्जी नहीं हटता है, ठीक है, तो ये जरूरी है। आपका तो रिड्यूस सिलेबस तो आया नहीं, ठीक है। तो ये है एल्यूमिना की लिचिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट लिचिंग है ना, वो है गोल्ड एंड सिल्वर की लिचिंग। किसकी, गोल्ड एंड सिल्वर की लिचिंग। तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे एक बार जे एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। ऐसे रिएक्शन देती थी, इसमें ABCD को आपको रिकॉग्नाइज करना था, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। पहले मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करता हूँ, उसके बाद कई आपको मटेरियल्स है उसमें कई और भी क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कुछ रिलेटेड, है ना, तो उसको भी हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो छोटा सा प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एल्यूमिना में, एल्यूमिना की लिचिंग। नेक्स्ट है लिचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।
गोल्ड या सिल्वर, इनकी लीचिंग को हम देखने वाले हैं अभी फिलहाल। नहीं एनसीईआरटी तो नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी क्या है, मैंने जितनी भी एनसीईआरटी है पूरा नोट्स में इंक्लूड कर दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा है, सारा कुछ है, ठीक है। अब तू नोट्स पढ़ ले या एनसीईआरटी पढ़ ले, बात बराबर है। या तूने नोट्स पढ़ लिया तो एनसीईआरटी तेरे को बिल्कुल हल्के लगेगी, बिल्कुल, है ना, रटना कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि नोट्स वाली चीजें याद हो जाएगी तो एनसीईआरटी भी याद हो जाएगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं ना, मैं सारा इंक्लूड कर दिया, ठीक है। लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल विंपल बनाएगी और कुछ नहीं है। मतलब इसमें दिक्कत एक आयरन का और जो कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें थोड़ी रिएक्शन में दिक्कत आती है, और इस चैप्टर में तो बहुत इजीली याद हो जाता है, कुछ याद मतलब बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा सा वहां पे मतलब वो थोड़ा सा एकदम थोड़ा चिड़चिड़ा सा लगता है, बिल्कुल, है ना। तो बाकी तो बहुत ही सही है, ठीक है, सारी चीजें आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ ही ली है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ओके। तो लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है। अब इसके और भी नाम है ना, वो भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, है ना, गोल्ड एंड सिल्वर की लीचिंग में, वो NaCN यूज करेंगे या KCN यूज करेंगे, ठीक है, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम साइनाइड प्रोसेस भी हो गया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, ओके ओके, साइनाइड प्रोसेस। या इसका जो साइंटिस्ट था उसके नाम से भी डेडिकेटेड है, तो इसको हम MC अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, साइनाइड प्रोसेस या अर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी इसको हम बोलते हैं, या लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर भी है ना, इसी का नाम है, ठीक है, इसी मेथड का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो किस तरह से रिएक्शन होती है, लेट अस डिस्कस, ओके। हाँ जी, देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पहले हम बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। आपके पास इम्प्योर गोल्ड एंड सिल्वर होगा, ठीक है ना, मेटल है M, मेरा इम्प्योर गोल्ड एंड सिल्वर है, ठीक है, ये इम्प्योर है बिल्कुल। प्लस इसकी रिएक्शन में कराऊंगा सॉल्वेंट के साथ, है ना, तो CN- यूज कर रहा हूँ, है ना, कैटाइन को मैंने स्पेक्ट्रेटर को हटा दिया है, ये सॉल्वेंट है हमारा, है ना। और एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे होता है, बैलेंस करके लिख रहा हूँ मैं, एक्वा सॉल्यूशन होगा तो वाटर प्रेजेंट होगा, प्लस यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट होगी बिल्कुल, है ना, ऑक्सीजन रहेगी बिल्कुल, एयर। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब डायरेक्ट ये है कि इम्प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की रिएक्शन हम करवाएंगे NaCN या KCN के साथ, प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रेजेंस रहेगी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो आपको पता है ये मेटल है वो CN- के साथ बना लेगा अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। तो गोल्ड एंड जो सिल्वर की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 2 होती है ना, जनरली हमें पता है। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, MCN का होल ट्वाइस। चार्ज कितना आएगा, गोल्ड M पे चार्ज होता है +1, गोल्ड एंड सिल्वर पे, साइनाइड पे चार्ज हो गया -2, तो ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, प्लस बाकी का OH- बन जाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो हुआ ये, ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो क्या हुआ, ये है, ओके। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी हमें देखो गोल्ड तो आपका किस में आ गया, गोल्ड एंड सिल्वर तो इस कॉम्प्लेक्स में आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से जो मेटल है उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोई मोर रिएक्टिव मेटल को देखेंगे जो CN के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो गोल्ड एंड सिल्वर से जिसकी ज्यादा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मोर रिएक्टिव मेटल लाएंगे जो जिंक को लेके आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप वो हमारा होता है मेटल रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या है, अगला स्टेप हमारा है सेकंड, स्टेप 2, इसको मेटल रिप्लेसमेंट बोलते हैं। और इसको कई बार हाइड्रोमेटलर्जी भी बोल दिया जाता है, ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना कॉम्प्लेक्स बना था वो क्या बना था, NaAgCN का होल ट्वाइस, मान लेते हैं सिल्वर है ना, उसका हम कर रहे हैं
आप गोल्ड को भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम जिंक के साथ। जिंक है मोर रिएक्टिव मेटल, तो ये क्या करेगी, यहाँ से जो Ag है उसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। और यहाँ जिंक बना लेगा कॉम्प्लेक्स Na2Zn। जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। ये सब चीजें आपने पढ़ी ले ली है। और यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा Ag, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये है आपका साइनाइड प्रोसेस या लिचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है। सबसे पहले स्टेप में आपको इम्प्योर मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है Cn- की, और एयर यहाँ पे यूज होती है। तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का बन जाता है कॉम्प्लेक्स। फिर इस कॉम्प्लेक्स से हमें मेटल को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, है ना, जिंक के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। अब कई मटेरियल्स आप देखोगे कई बार है ना, बाकी बुक्स में थोड़ा इससे और हटके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो कैसे आते हैं, देखो उसमें वो भी चीज देख लेते हैं हम। ये तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कई बार कई बुक्स में इम्प्योर Ag या गोल्ड की जगह सल्फाइड और ले लिया जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर का, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, Ag के साथ रिएक्शन, इम्प्योर Ag के साथ रिएक्शन करवा के Ag2S लिया जाता है या Au2S लिया जाता है ना, दैट इज द सल्फाइड और ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो डायरेक्ट इम्प्योर मेटल के कई बार ये भी यूज किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaCN के साथ, ठीक है। NaCN के साथ हम जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे, ये एक्सेस होता है काफी। एक बार देखना यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ वही आपको देखना है, बाकी रटना नहीं है। ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा पहले से, AgCN का होल ट्वाइस माइनस प्लस Na2S। तो ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, तो इसके बैकवर्ड आने के चांस होते हैं। यदि आपने Na2S को नहीं हटाया, ठीक है, तो ये बैकवर्ड आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, एयर ब्लास्ट करते हैं। इसीलिए तो मैं ऑक्सीजन यूज कर रहा था यहाँ पे, है ना, पहले हमने देखा था। तो ये एयर इसीलिए यूज होती है ताकि ये रिएक्शन को बैकवर्ड ना जाने दे, ठीक है। तो आपका जो Na2S है वो रिएक्शन कर जाता है एयर के साथ, ठीक है, और कोई नई कंपाउंड बना देता है Na2SO4। तो एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा इसमें कि इस साइनाइड प्रोसेस में एयर का क्या काम है, ठीक है। तो एयर का यहाँ पे काम है कि रिएक्शन को क्या करना है, मुझे फॉरवर्ड लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो Na2S वगैरह जो बनता है वो क्या कर वापस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके आ जाता है। तो मुझे प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने लीचियर क्लियर प्रिंसिपल पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यदि किसी प्रोडक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो उस प्रोडक्ट को हटा लिया जाता है या किसी उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो Na2S बनता है यहाँ पे, तो उसको हम एयर के साथ रिएक्शन करवा के हमें कोई दूसरे कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। आपको पूरी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन यूज क्यों की जाती है। कई बार यदि पूछ लिया जाए तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए यूज की जाती है। बाकी एनसीईआरटी वाली जो 2 स्टेप है वो आपके पूरे के पूरे यहाँ पे सफिशिएंट है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो कई मटेरियल्स में मिल भी जाएगा कि यहाँ पे एयर क्यों यूज की जाती है ना। आप मॉड्यूल में देखोगे तो वहां पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो एयर का काम है कि रिएक्शन को क्या करना, यूनिडायरेक्शन करना, ठीक है। तो इसलिए हम एयर को यूज करते हैं। तो ये है हमारा लिचिंग, गोल्ड एंड सिल्वर की लिचिंग है जिसमें हम NaCN को यूज करेंगे, ठीक है। फिर जिंक हमारा ये जो मेटल है वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और बॉक्साइड की लिचिंग हमने देख ही ली है, वहां पे NaOH सॉल्वेंट यूज होता है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब तक हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेटलर्जी में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट तो ये आपने पढ़ ही रखा है। मोस्टली 2 मेथड यूज किए जाते हैं ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए। एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, मतलब कैल्सिनेशन देखो रोस्टिंग तो यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए, सबसे पहले तो ये देख लो। रोस्टिंग तो यूज होता है सल्फाइड ओर के लिए, और कैल्सिनेशन यूज होता है या तो कार्बोनेटेड ओर हो या आपके पास हाइड्रेटेड ओर हो,
है ना, उनके लिए यूज होता है। तो कैल्सिनेशन में हम और की हीटिंग करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, है ना, एयर की एब्सेंस होती है कैल्सिनेशन में, एयर को यूज नहीं किया जाता। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीटिंग ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये जो कार्बोनेटेड और होते हैं, जो हाइड्रेटेड और होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। फेक आइडिया आगे क्या कोई? कौन आया? हरमनप्रीत कौर 2 है यहाँ पे अटेंडेंस। तो जो कैल्सिनेशन है वो जो कार्बोनेटेड और जो हाई मतलब हाइड्रेटेड और होते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, और को हीट करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। तो जैसे मान लो Fe2O3.3H2 है ना, तो इससे वाटर वेपर तो क्या हो जाएगा, वेपर बन के चला जाएगा। ऑक्साइड है वो आयरन का, वो ऐसे ही रह जाएगा। वैसे ZnCO3 को आप हीट करोगे तो ZnO+CO2 बन जाएगा। वैसे आपके पास डोलोमाइट है ना, MgCO3.CaCO3, तो ये कार्बोनेटेड और है। तो कार्बोनेटेड और से क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो कन्वर्ट हो जाता है अपने ऑक्साइड और में, ठीक है। और जो भी मॉइस्चर है या कोई और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है या कोई और इम्प्योरिटी होती है, वो सारी की सारी वेपर बन के ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस में। और लास्ट में आपको जो और मिलता है वो पोरस मिलता है, मतलब उसमें से इम्प्योरिटी हट जाएगी, उसमें छोटे छोटे होल से पड़ जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। वैसे रोस्टिंग, रोस्टिंग में क्या होगा, हम जो सल्फाइड और है उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या लिमिटेड सप्लाई में हीट करते हैं, तो जिससे आपका जो सल्फाइड और है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड और में। जैसे PbS है, इसको आपने O2 के साथ हीट किया तो PbO+SO2 बना ली जाती है। और जो SO2 गैस बनती है ये सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो जाती है। वैसे Cu2S है, वो CO2 में चला जाएगा, ठीक है। तो जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटी यदि कहीं प्रेजेंट है, जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये भी क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वेपर बन के उड़ जाती है, ठीक है। और जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है उसको हम एक स्पेशल टाइप की फर्नेस में करवाते हैं, जिसका नाम होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है। तो इसको हम किस में करवाते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में करवाते हैं रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। हाँ, तो आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तक कल सारे स्टूडेंट पढ़ के आइएगा, ठीक है। जेरोक्स करवा लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक की, ठीक है। तो मैं कल पूछूंगा, ठीक है। कल पहले 10 मिनट पूछेंगे, फिर आगे हम फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी भी कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।